नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में बुजुर्गों को टारगेट कर ठगी का निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आप ये तस्वीर देखिए, उसमें खड़े दोनों शख्स को देखिए और ये वही शातिर टप्पेबाज बाप बेटे हैं जो चलती राह पर बुजुर्गों की आंखों के काजल चुराने का काम करते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 27 आधार कार्ड समेत वोटर आईडी और टप्पेबाजी का सामान भी बरामद हुआ है। लखनऊ की जानकीपुरम पुलिस अभी इन टप्पेबाजों से आगे की पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य साथियों का खुलासा करेगी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल यह टप्पेबाज किराए का मकान लेने में करते थे। बहरहाल पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए लोगों से खास अपील भी की है। बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 6/6/2024 को 121/24 मुकदमा अपराध संख्या जानकीपुरम में का सफल अनावरण नॉर्थ जोन पुलिस द्वारा किया गया है। 27 मई को जानकीपुरम इलाके में एक बुजुर्ग महिला से टप्पेबाजी का एक मामला सामने आया था, जिसमें 121/24 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद तुरंत ही थाना जानकीपुरम और थाना विकास नगर द्वारा अपना टीम्स लगा के इसका सफल अनावरण के लिए लगी थी। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य टेक्निकल इनपुट्स के मदद से इन्होंने दुबग्गा तक पहुंचा गया था। वहीं पे ये लोग मुखबिर सूचना पर एक एम्बुश टाइप का लगा के वेट कर रहा था। जिस समय ये जो दो अभियुक्त है मोटरसाइकिल में वहीं पे आया था और पुलिस को देख के भागने शुरू किया। भागते वक्त दो आदमी नीचे फर्श पे गिर भी गया था, जिसपे उसको चोट भी लगी थी। अब उनसे उठा के पूछताछ किया गया था। दोनों अपने नाम बोला। पहले आदमी का नाम मोहम्मद कैश पुत्र मखदूम अली और दूसरा व्यक्ति का नाम है मखदूम अली पुत्र स्वर्गीय कल्लन, निवासी ग्राम खुलौनी, थाना बछरावा, जनपद रायबरेली। ये खास बात ये है कि दोनों आप फादर और सन है और दोनों ये कबूल किया है कि लखनऊ के बहुत जगहों पे घूम घूम के इन्होंने बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष जो गहना पहनता था उनको टारगेट करके उनके साथ टप्पेबाजी का घटना कारित करता था। इनका पूछताछ से ये पता चला कि इनके और रिश्तेदार भी इसमें जुड़ा हुआ है और सब लोग अपना अपना मोटरसाइकिल से, जहाँ पे इन्होंने किराए के मकान दिया था इज्जत नगर से, निकलता था अर्ली मॉर्निंग 6 बजे और शहर में घूम घूम के अपना शिकार करता था। इनका घटना करने के तरीका ये था कि कोई भी बुजुर्ग महिला गहना पहन के सड़क में दिख जाता था, एक व्यक्ति इसमें से एक व्यक्ति जाके उनके साथ दोस्ती बनाते बात करता था एक से साधारण तरीके से, जैसे फलाना हड्डी का डॉक्टर का ऑफिस किधर है, ये फलाना हॉस्पिटल किधर है, और धीरे से उनसे पूछता था कि अपना कोई शरीर में कोई दर्द है या कोई इश्यू है। और ख़ास तौर से बुजुर्ग होने के नाते से वो बताता था कि हमको ये फलाना दर्द है, हमको घुटना पेन करता है, सिर दर्दी हो जाता है, बहुत अच्छा दवाई है जो उन्होंने सोना में मिला के खाना है। तो उन्होंने धोखे से उनका पूरा गहना उतरवा के एक पोटली में कर देता था और ये मेडिसिन उनको दूसरा पोटली में दे देता था। और इसमें ही हाथ साफ करके उन्होंने क्या करता था, एक कंकर से भरा हुआ पोटली जो है वापस महिला को देता था। बोलता था इसके अंदर आपका ज्वेलरी है, गहने हैं, घर में जाके खोलना, नहीं तो ये मेडिसिन काम नहीं करेंगे। जब महिला घर पे पहुंचते और पोटली चेक करते थे उसमें कंकर स्टोन्स निकल के आता था, तब समझ में आता था इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। इनको बहुत अच्छा तरीके से थाना जानकीपुरम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस पर पूछताछ करने पर 4 मुकदमा का अनावरण हुआ है। विकास नगर, जानकीपुरम और बिजनौर का मुकदमा इसमें अनावरण हुआ है। इसके साथ साथ इनका जो ठिकाने पे जब हम लोग दबेश डाला था वहीं से बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। जैसे 2 मोटरसाइकिल जिसका नंबर इनके द्वारा बदल दिया गया था, आगे एक नंबर लगी है, पीछे एक नंबर लगी है और जो इंजन चेसिस नंबर के हिसाब से वो तीसरा नंबर है। इसके साथ साथ 27 आधार कार्ड हम लोग द्वारा बरामद किया गया है एवं 12 वोटर आईडी। इसमें यह था कि असली वाला आधार नंबर लेता था और उसमें अभियुक्त का चेहरा, अभियुक्त का फोटो चिपका के फर्जी इस्तेमाल करता था। इनका प्राथमिक यूज ये था कि इससे उन्होंने
अपना मोबाइल सिम कार्ड निकालता था और साथ साथ इन्होंने किराए के मकान लेने के लिए भी ये फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करता था। इसके साथ साथ चोरी हुआ सामान से जो बेच दिया था उसका पैसा भी थोड़ा बहुत बरामद हुआ है। 33,500 रुपये बरामद किया गया है। 3 पीली धातु का रिंग बरामद है। 2 अदद सफ़ेद धातु का रिंग। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के एक पार्क में 2 युवक देसी बम बना रहे थे जब अचानक बम फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। बम फटने से एक युवक का पैर बुरी तरह से घायल हो गया और जिससे हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और फरार युवक की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोग इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सर, ये जो बम वाला मामला है, जो बम बताया, क्या है पूरा मामला? इसमें थाना इंदिरा नगर को दोपहर में सूचना मिला है कि 2 व्यक्ति द्वारा पटाखे बना रहा था कि पार्क के अंदर, और अचानक लहसुन का पटाखा बना रहा था तो पैर रखने के ऊपर लहसुन का पटाखा फट गया और एक आदमी को चोट लग गया। तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंच के एक जो घायल व्यक्ति उनको इलाज हेतु लोहिया हॉस्पिटल भेजा गया है। उनका नाम दिव्यांश द्विवेदी नाम है। मूलतः तपरोही का रहने वाला है। उनको इलाज के लिए लोहिया हॉस्पिटल भेजा गया है। दूसरा आदमी अभी फरार चल रहे हैं। उनका नाम पता अभी क्लियर नहीं है। पुलिस लगी है उनको गिरफ्तारी के लिए और उचित कार्रवाई किया जाए। सर, वो जो घायल है उसकी स्थिति अभी क्या है? एकदम सामान्य है, कोई इशू नहीं। अभी मौके पे इंस्पेक्टर इंदिरा नगर, एडिशनल इंस्पेक्टर इंदिरा नगर, एसीपी और हम डीसीपी तीनों मौजूद है। यहाँ पे जांच किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और बीडीएस टीम भी आ रहा है जो अभी वोलेटाइल सब्सटेंस है उसको कब्जा में लेके मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर से अपने बयान से हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है और वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। संगीत सोम ने यूपी की कई सीटों पर पार्टी की हार की समीक्षा करने और उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से मुजफ्फरनगर सीट पर हार के कारणों की जांच करने की बात कही है। संगीत सोम ने यह भी बताया कि उनके जिम्मे मुजफ्फरनगर की सरदना विधानसभा थी जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। उनका मानना है कि पार्टी को कमज़ोर कड़ियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बयान के बाद पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। संगीत सोम ने इस बयान से आगामी रणनीतियों और पार्टी में अनुशासन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना है रिजल्ट पे? देखिए, देश में 60 साल के बाद फिर तीसरी बार कोई इतने बड़े बहुमत से सरकार बन रही है। ये 60 साल के बाद हो रहा है और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अपना जलवा है, उनका विजन है, उनकी कार्यशैली है, उनके काम करने की जो क्षमता थी, जो उन्होंने देश में काम किए, जो बहन बेटियों के लिए, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो हर फील्ड में काम किए, ये उसी का नतीजा है कि देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। और इसके लिए देश के वो सभी वोटर्स, सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुना। समाजवादी पार्टी ने बहुत डेंट दिया है इस बार। वो थोड़ा सा रहा है समाजवादी पार्टी का, वो कहाँ हम लोगों की कमी रही हैं। हम लोग उनके पार्टी उन कमियों को तलाशेगी और उन्हें तलाश कर उनमें सुधार करेगी। तो क्या हम पहले ही कहने लगते कि हम तो 200 पार करेंगे? भाई 400 पार करेंगे हम, ठीक है। हम लोगों का 400 पार का नारा था, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने का एक तरीका था, लेकिन हमें उम्मीद थी हम 400 पार करेंगे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन आप निश्चित समझना 29 में 400 पार ही करेंगे। नहीं, संगीत सोम एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है। कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं,
जहां हारे हैं उस पर समीक्षा होनी चाहिए, क्यों हारे हैं, क्या कारण रहा है, वहाँ किसकी कमी है, पार्टी की कमी है, कैंडिडेट की कमी है या हम लोगों की कमी है, जिसकी भी कमी है वो देखा जाए। मुजफ्फरनगर के बड़बोले नेता हार गए आपने हैं। किस इलाके के अंदर काम किया पार्टी की? अब मैं बड़बोले तो नहीं कहूँगा, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो हार हुई है तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्यों हुई है पूरी समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, मैंने सब क्षेत्रों के लिए काम किया और ख़ासतौर से अगर मुजफ्फरनगर की भी बात करेंगे तो सरधना विधानसभा नहीं हारी है, बाकी विधानसभा हारे। सरधना विधानसभा जो हमने कहा था कि सरधना विधानसभा नहीं हारेगी, इतने सब कुछ होने के बाद भी सरधना विधानसभा हम बराबर रहे। अब देखिए, कहने वाले क्या कहते हैं उससे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं चूंकि सरधना विधानसभा उसी में है और सरधना विधानसभा पे मैंने कहा था यहाँ हारने नहीं दूंगा, तो ऑलमोस्ट वहाँ हम हारे नहीं है, करीब करीब हम बराबर रहे हैं। भले ही हम बाकी 2-3 हम बुढ़ाना में हार गए, बुढ़ाना में हम बड़ी वोटों से हार गए, हम चरथावल में बड़ी वोटों से हार गए, लेकिन सरधना में नहीं हारे। सरधना मेरी विधानसभा है तो मैंने वो नहीं हारने दी। अगर मैं ही इतना बड़ा नेता हूं तो फिर बाकी क्या कर रहे हैं, अगर मैं ही हर जगह खेल कर सकता हूं। देखिए साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर लोकसभा में सरधना की थी और सरधना हमने नहीं हारने दी। 45 वोटों का अंतर रहा, जो कोई अंतर नहीं होता। ठाकुरों को समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी, लेकिन बिल्कुल ठाकुर समझे और ठाकुरों ने वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, एक तरफा वोट दिए। नहीं, मैं कोई शक्ति प्रदर्शन कभी नहीं दिखाता, ना कोई शक्ति प्रदर्शन था। शक्ति प्रदर्शन हम पार्टी के लिए दिखाते हैं कि पार्टी का फायदा कैसे हो, और पार्टी का फायदा करना ही हम सब लोगों का काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, 2027 में चुनाव आ रहा है, 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने। सबको इसी के लिए काम करना चाहिए। टिप्पणी करने वाले कौन क्या करता है उस पर मुझसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन था, जो ठगों का एक ठगबंधन बना था, वो पूरे देश में एक माहौल बना रहे थे कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, एससी का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। वो उसे फैलाने में कामयाब नहीं हुए। कुछ हद तक उन्होंने कुछ हमारे भाई बहन थोड़ा सा बिचल गए, जिससे थोड़ा फर्क पड़ा है। हालांकि वो ये सब में सफल नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी ना किसी आरक्षण को ख़त्म करने जा रही है, ना आरक्षण को कोई छेड़ने जा रहा है। आरक्षण परंपरागत जिस तरीके से चलता आ रहा है उसी तरीके से चलेगा। देखिए, हम लोगों को मंथन करने की जरूरत है। अपने कार्यकर्ता जो थोड़े से निष्क्रिय रहे, उन्हें किस तरीके से वो सक्रिय हों, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कार्यकर्ता मजबूती से लगे। थोड़ा सा देखा गया है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन था, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। ये मेरा काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष लीडरशिप का काम है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। ये जो लोग काम जिनका है वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, सरकार बन रही है, 9 तारीख को शपथ होगी, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा किस पे क्या मंत्रालय जा रहा है। भाजपा के अब बेसिकली अब किसे बड़बोला कहेंगे, किसे नहीं बड़बोला कहेंगे, ये सब विषय है। आखिर हम जो भी सीट हारे उसे क्यों हारे, उसमें जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। सजा भी किस सीट को हम हारे और किस सीट को किसकी वजह से हारे, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इस बात को, और मेरा कहना यह है कि मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी, सरधना विधानसभा पर नहीं हारे। राजकोट के गेमिंग जोन मामले में एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि राजकोट गेम जोन में आग लगने की घटना के मामले में केवल कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही निलंबित क्यों किया, शहर के नगर निगम आयुक्त को क्यों नहीं, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी ने आगे कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने यह भी पूछा कि मामले में 302 आईपीसी क्यों नहीं लगाया गया। त्रिवेदी ने कहा, अदालत ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि केवल कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही निलंबित क्यों किया गया, नगर निगम आयुक्त को क्यों नहीं। इसने यह भी पूछा कि मामले में 302 आईपीसी क्यों नहीं लगाया गया। इससे पहले यहां एक अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि राजकोट गेमिंग जोन में आग लगने की घटना के संबंध में 13 और अधिकारियों पर मामला दर्ज किया जाए, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। यह शिकायत राजकोट जिला अदालत में एक वकील ने दर्ज कराई है। इसमें मांग की गई है कि आग की घटना के बाद तालुका पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में 13 अधिकारियों के नाम शामिल किए जाए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और सुनवाई की तारीख 20 जून तय की गई है। आज आपने देखा कि कोर्ट का अप्रोच बहुत ही स्ट्रांग था। कोर्ट ने बहुत गंभीर तरीके से
मैटर को लिया है। आप 26 तारीख को देखिए, सुबह स्पेशल बेंच मिली, इमीडिएटली 27 को ही मैटर रखी गई। 27 को आपने देखा होगा एक बहुत लंबा ऑर्डर है 35 पन्ने का। ये दिखाती है कि कोर्ट इतने गंभीर मामले में कितनी सेंसिटिव है। अब जब ये मामला आज सुनवाई के लिए आया और सब एफिडेविट आई, तो कोर्ट ने बहुत गंभीर तरीके से एफिडेविट में जो कुछ नहीं लिखा गया उसके बारे में कमेंट की। जब सरकार को सुना गया तो सरकार के बारे में ये कमेंट हुई कि क्यों सिर्फ छोटे अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, क्यों आप जो म्यूनिसिपल कमिश्नर जिनकी ये ड्यूटी थी कि वो हर एक चीज़ के ऊपर सुपरविजन रखे, उनको क्यों सस्पेंड नहीं किया गया। ये चीज़ों के जवाब ऑब्वियसली सरकार के पास नहीं थे, इसलिए बोला गया कि हम सीट के रिपोर्ट की राह देख रहे हैं। पर सीट का रिपोर्ट भी अगर आपने देखा होगा ध्यान से, 27 तारीख के हियरिंग में यह कहा गया कि हम 3 दिन में इंटरिम रिपोर्ट रखेंगे, जो रख दिया है, और 10 दिन में हम फाइनल रिपोर्ट रखेंगे। अब सीट को ऑब्वियसली बहुत बड़ा एविडेंस है जो साइट के ऊपर से तो हटाया गया है। सीट को और बहुत सी चीज़ें देखनी है, कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड्स देखने हैं, फायर सेफ्टी के रिकॉर्ड्स देखने हैं। सीट को ऑब्वियसली टाइम लगेगा और मैं मानता हूं कि सीट अच्छी तरह से कोऑपरेशन खींच सकती है लोगों के पास से, पर सीट को भी ये सेंसिटिविटी देख के जितनी जल्दी हो सके वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने भी सुना है कि बहुत डिटेल में इंक्वायरी हो रही है, IAS IPS अधिकारी के लेवल तक की इंक्वायरी हो रही है, उनको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सीट भी जल्दी से जल्दी पब्लिक के सामने अपना रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेगी। आप देख सकते हैं कि हर इंसान की तरह जिनके मन में ये सुन के रोष होता है, ऐसे जब भी इंसिडेंट होता है हर एक के मन में होता है कि इसको क्यों एक्सीडेंट में 302 अटैक नहीं होता। कोर्ट ने आज उसको अलग नज़रिए से देखा। कोर्ट ने बोला चलो वहाँ एक्सीडेंट हुआ, पर ये एक्सीडेंट रोकने के लिए जिनकी ये लीगल ड्यूटी थी एज म्यूनिसिपल कमिश्नर्स एंड म्यूनिसिपल ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स लाइक फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट एटसेट्रा, उन्होंने जो अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उनके सामने इन इनोसेंट लोगों की, इन मासूम लोगों की मृत्यु के लिए क्यों 302 नहीं लगाई जाए, उसका जवाब भी कोर्ट ने मांगा है। आगे के जो कमिश्नर जिनके पीरियड में ये सब इरेगुलरिटी हुई, और ये एक नहीं है, ये तो जो इंसिडेंट हुआ उस जगह की बात है, पर कोर्ट ये अब पूछ रही है कि हर एक कॉरपोरेशन में, हर एक जगह पे, हर एक सिटी में जहाँ जहाँ अधिकारी ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इलीगल स्ट्रक्चर खड़े हैं, फायर सेफ्टी बिना के स्ट्रक्चर खड़े हैं, बिना बिल्डिंग यूज के स्ट्रक्चर खड़े हैं, हर सिटी में क्यों सरकार किसी ऑफिसर के सामने जब तक ऐसी घटना नहीं होती कार्यवाही नहीं करती। इससे एक बात तो लग रही है कि आने वाले दिनों में शायद पूरे स्टेट में नहीं पूरे देश में हर एक ये सब पब्लिक इंस्टीट्यूशन में मेरे को लगता है कि लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, हर एक सरकार की आंख खुलनी चाहिए, और जहाँ जहाँ इस तरह की ड्यूटी में कमी आती है वहाँ हर एक के सामने, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, उसके सामने एक्शन लेनी चाहिए। इंडिया ब्लॉक मीटिंग पर VC के संस्थापक अध्यक्ष थोल तिरुमावलवन ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात की, जहां उन्होंने मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि बीजेपी 5 साल तक स्थिर सरकार नहीं दे सकती। कुछ महीनों के भीतर उन्हें अपना गठबंधन में जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। उचित समय पर वे उचित कदम उठाएंगे। India bloc leaders have met in Mallikarjun Kharge's residence. Mrs. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi also attended this meeting. We have discussed about the current situations elaborately. Each and every leader of the all parties have expressed their views. Finally, we have decided that we have to wait and see. We believe that
BJP cannot give stable government. Within couple of months, they will face many confusions and complications among them. This is a coalition government. So they cannot rule the country for the 5 years. This is our observation. According to the situations later on, we will decide in appropriate time. We didn't talk about forming the government by India bloc. But what the senior leaders said in this discussion, that people of India have rejected BJP to continue the rule. That's what they have lost 63 numbers than last election. So only 241 they have now. This is not enough to form the government, BJP alone. So this is a verdict of the people of India that BJP should not be in the regime. So India bloc believe that BJP and their allied parties cannot give stable government. In appropriate time, we will take appropriate steps. This is our decision taken yesterday meeting. राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे जल संकट के नवीनतम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सरकार को पानी की कमी से निपटने में राजधानी की सहायता के लिए कल तक 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहाड़ी राज्य सरकार पानी छोड़ने पर सहमत हो गई है। साथ ही कहा कि हरियाणा सरकार अपने वजीराबाद बैराज के माध्यम से पानी छोड़ने की सुविधा प्रदान करेगी। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह हरियाणा सरकार को पूर्व सूचना देकर आवश्यक पानी छोड़े। इसने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के खिलाफ चेतावनी भी दी। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में पानी की भारी कमी हो रही है। पानी का एक दिन छोड़ छोड़ के आता है पानी, और इतना बदबू पानी आता है कि गटर का पानी आता है, पीने के भी लायक नहीं है, ना कपड़े लत्ते धोने के लायक नहीं है। इतना पानी का दिक्कत है। इधर से तो और भी ज्यादा दिक्कत है। कल गांव से आई तो और भी पानी का दिक्कत है। मारा मारी है पानी के लिए। समय से आ जाता है पानी का टैंक? एक दिन छोड़ के आ रहा है। बोरिंग का भी पानी ढंग से मिलता नहीं है। पहले तो 8 बजे चलता था पानी, और एक बोरिंग चल रहा है, उसमें जो मोटर लगा लिया तो पानी मिलता नहीं है। जिसका मोटर नहीं है तो उसको सोचो खाली। और सुबह टैंकर आ रहा है तो उसमें मारा मारी है। पानी अब नहीं आ रहा, देर से आ रहा है पानी। ऐसे ही हम लोग का ड्यूटी का टाइम हो जाता है 8 बजे, पानी आ जाता है 9, साढ़े 9 बजे, 8 बजे पानी आ जाता है, 7 बजे आ जाता है। दिक्कत हो जाता है खाना वाना बनाने का। कोई टाइम टेबल है नहीं। आप कितने बजे से पानी की लाइन में लगे रहते हैं? पानी हम लोग 6 बजे से लाइन में लगे रहते हैं। टैंकर कितने बजे आता है? टैंकर आता है 8:30 बजे, 8 बजे, 7 बजे आता है। कभी आता ही नहीं है। कितने दिनों से पानी की दिक्कत हो रही है? ये करीब ये पानी तो दिक्कत ही हो रहा है कम से कम सालों भर से। यहाँ से पानी का ही दिक्कत हो रहा है बहुत। कितने टैंकर आते हैं दिन में? एक ही टैंकर है। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।